महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बना। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपियास फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रैचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वह 13 साल के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपैट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं हैं। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थीं। यह एक राजनीतिक सच्चाई थी कि पूरी तरह से मैसिडोनिया से ताल्लुक रखने वाले एक नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती थीं। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपैट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथ में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया कि मैसिडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसिडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की मातहत सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था।
यह 10,000 सैनिकों की एक एलीट रेजिमेंट थी। इस एलीट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह तुरंत ले लेता था और कुल संख्या पूरी 10,000 ही रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर पहुंचे। वह फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। सिकंदर ने खुद अपने लिए भी 2 पत्नियां चुनी। डायना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। सिकंदर की तमाम विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वे एक देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में बेबीलोना, जो कि वर्तमान में इराक का इलाका है, वहां पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी संस्कृति के प्रोफेसर पॉल कार्टलेज का कहना है कि इसके कई कारण थे। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें यह विश्वास दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करें जा सकते हैं। रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स कहती हैं कि अहम सवाल यह है कि अपने जीवन के इस पड़ाव पर क्या सिकंदर ज़मीनी सच्चाई से दूर हो गए थे? भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगी थीं कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मोहलत नहीं दी।